इब्राहिम ट्राओरे का रूसी गठबंधन, व्हाइट हाउस में आपात बैठक, स्टोरी विद थंजरुल। पैट्रियोटिक वॉर। मुझे हमारी उपयोगी और रचनात्मक बातचीत याद है जब आप पहली बार हमारे देश आए थे 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यह शक्ति परिवर्तन कोई युद्ध नहीं था, यह एक हाथ मिलाने जैसा था। जब साहेल के नेताओं ने मास्को के साथ समझौते किए तो अफ्रीका ने चुपचाप वैश्विक व्यवस्था को पुनः लिखित कर दिया। कोई भाषण नहीं, कोई तालियां नहीं, बस संकल्प। पहली बार महाद्वीप अनुमति मांगने वाला नहीं था, वह अपने शर्तों पर साझेदार चुन रहा था। पश्चिम इसे रूसी दखल कहता है, अफ्रीका इसे आत्मसम्मान कहता है, क्योंकि हर उपग्रह, हर रिएक्टर, हर स्वर्ण समझौते के पीछे एक सत्य निहित है। अफ्रीका अब इनाम नहीं बल्कि खिलाड़ी है। लेकिन रूस और अफ्रीका किन परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं और वे क्या शामिल होंगी, आइए पता करें। यह बिना किसी चेतावनी के शुरू हुआ। कोई लीक नहीं, कोई अफवाह नहीं, बस एक संतुलन में थरथराहट। शुरुआती सितंबर 2025 की एक सामान्य सुबह को बुर्किना फासो, माली और नाइजर की सरकारें उआगाडुगु में इकट्ठा हुईं और एक ऐसे कदम की घोषणा की जिसने हर पश्चिमी खुफिया संस्था को चौंका दिया। रूसी संघ के साथ एक सर्वग्रहीकृत साझेदारी समझौता। यह कोई प्रतीकात्मक हाथ मिलाने या खाली समझौता पत्र नहीं था, यह एक पूर्ण क्षेत्र समझौता था। सैन्य, परमाणु, खनन, उपग्रह और अवसंरचना सहयोग, जिसने उन 3 साहेल राज्यों को मॉस्को से बांध दिया, जिसे एक अफ्रीकी राजनयिक ने पुरानी विश्व व्यवस्था से स्वतंत्रता की घोषणा कहा। कुछ ही घंटों के भीतर वैश्विक मीडिया का पहिया चल पड़ा। स्टोरी विद तंजरुल ने इसे औपनिवेशिकता के पतन के बाद अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तन कहा। स्टोरी विद तंजरुल ने चेतावनी दी कि साहेल मॉस्को का दक्षिणी किला बनता जा रहा है। फिर भी अफ्रीकी सड़कों पर प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जश्न, परेडें और नारों से गूंजता माहौल। अफ्रीका फिर से उठ खड़ा हुआ। और कई लोगों के लिए यह कोई विदेशी गठबंधन नहीं था, यह महाद्वीपीय पुनर्जन्म था। समझौते के विवरण चौंकाने वाले थे। रूस ने साहेलियन रक्षा गठबंधन को उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां, निगरानी ड्रोन और युद्ध क्षेत्र इंटेलिजेंस समर्थन देने का वादा किया। वैगनर के उत्तराधिकारी अफ्रीका कोर के माध्यम से, जो सीधे क्रेमलिन के नियंत्रण में है। बदले में साहेल राज्यों ने मॉस्को को संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अकादमियां बनाने, स्वर्ण और यूरेनियम रिफाइनरियों के सह प्रबंधन की अनुमति देने और रोस्कोसमॉस द्वारा प्रबंधित महाद्वीपीय संचार उपग्रह कार्यक्रम में भाग लेने की पेशकश की। यह वह तरह का इंतजाम था जो पश्चिम ने अफ्रीका को लंबे समय से वादा किया था, पर बिना शर्त नहीं देता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल उसी तरह प्रतिक्रिया दी जैसा वह जानता था, घबराहट के साथ। पेंटागन विश्लेषकों ने इस समझौते को अमेरिकी व नाटो रणनीतिक गहराई के लिए प्रत्यक्ष खतरा बताया। CIA कथित तौर पर चौंक गई कि 2024 से मॉस्को कितनी तेजी से बातचीत आगे बढ़ा रहा था, जब पहली बार शांतिपूर्वक प्रतिनिधिमंडल बामाको और उआगाडुगु भेजे गए थे। वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में तुरंत प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, किसी भी रूसी संस्थाओं को लक्षित करने वाले प्रतिबंध जो शामिल थीं। पर साहेल के नेता हिचकिचाए नहीं। उन्होंने अपने निर्णय पर अडिग रहे और एक आवाज में घोषित किया कि अफ्रीका अब सैन्य उपनिवेश नहीं होगा जिसे लोकतंत्र परियोजना का मुखौटा पहनाया गया हो। प्रतीकात्मकता भूयमान से अधिक थी। बुर्किना फासो के कप्तान इब्राहिम ट्राओरे, जिन्हें पहले से ही महाद्वीप की नई आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा था, ने उस क्षण को अफ्रीकी चुनावों के माध्यम से संप्रभुता की वापसी बताया। उनके शब्द काव्यात्मक नहीं थे, वे रणनीतिक थे। दशकों से हर अफ्रीकी सरकार की बचे रहने की रणनीति पश्चिमी अनुमोदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों या फ्रांस की सैन्य सहायता पर निर्भर थी। वह निर्भरता एक दोपहर में समाप्त हो गई। लेकिन जो चीज पश्चिमी राजधानियों को और भी बेचैन कर गई, वह थी मॉस्को की समय रचना की सीमा। ठीक उसी समय जब अमेरिका अफ्रीकी उपस्थिति को कम कर रहा था और फ्रांस अपने पूर्व उपनिवेशों से निष्कासन की घड़ी से जूझ रहा था, मॉस्को ने सर्जिकल प्रिसीजन से खाली स्थान भर दिया। न कोई बड़ा आक्रमण, न कोई प्रचार महायात्रा, बस गणनात्मक साझेदारी जो ऊर्जा के वादों, हथियारों की विश्वसनीयता और परस्पर सम्मान पर टिकी हुई थीं। पश्चिम ने अफ्रीकी सरकारों को ग्राहक माना, रूस ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। वह साधारण अंतर ने सब कुछ बदल दिया। यह परिवर्तन अफ्रीकी जनता की प्रतिक्रिया में भी दिखा। डाकार, बामाको, नियामी और उआगाडुगु में भित्ति चित्र उभरने लगे जिनमें अफ्रीकी सैनिक और रूसी तकनीशियन साथ उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जो औपनिवेशिकता ने जो तोड़ा था उसे फिर से बना रहे थे। सोशल मीडिया पर नारे उमड़ पड़े, पीड़ित से विजेता तक, और अब और मालिक नहीं,
केवल साथी। यह सिर्फ एक राजनयिक घटना नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक मुक्ति थी। महाद्वीप अपनी लाभ स्थिति को पा रहा था और उसे उस शक्ति की अनुभूति पसंद आ रही थी। पर सवाल अब यह था कि क्या यह साझेदारी पश्चिमी प्रतिशोध का सामना कर सकेगी? क्या महाद्वीप की नव प्राप्त विद्रोहता सब पुरानी शक्तियों को उकसाएगी? तोड़फोड़, प्रतिबंध या अस्थिरता के प्रयासों से? जब उआगाडुगु में घोषणा की गई, अधिकांश विश्लेषकों ने सोचा यह केवल प्रतीकात्मक है, एक और राजनयिक संकेत जो पश्चिमी दबाव के सामने फीका पड़ जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कुछ और बहुत ठोस आकार ले लिया। साहेल भर में एक नई सैन्य संरचना चुपचाप बन रही थी, जिसने अफ्रीका की सुरक्षा पर 2025 के नवंबर तक बामाको, उआगाडुगु और नियामी में संयुक्त संचालन केंद्र स्थापित हो चुके थे, जो रोस्कोसमॉस के सुरक्षित उपग्रह रिले के माध्यम से जुड़े थे। यह बात पेरिस और वॉशिंगटन के खुफिया अधिकारियों को चौंका गई। अफ्रीका, जो कभी पश्चिमी इंटेलिजेंस फीड पर निर्भर था, अब अपनी स्वतंत्र आंख के साथ काम कर रहा था। इसके निहितार्थ ऐतिहासिक थे। दशकों तक पश्चिमी सेनाओं ने तय किया कि कौन क्या देखेगा, कौन से खतरों को प्राथमिकता मिलेगी, किन सीमाओं की रक्षा की जाएगी और किन संघर्षों को मानवीय सहायता का आधार बनाकर दर्शाया जाएगा। पर अब रूसी समर्थित निगरानी ग्रिड के साथ अफ्रीकी कमांडर वास्तविक समय में अपनी खुद की जमीन पर नजर रख सकते हैं, बिना किसी फिल्टर किए गए इंटेलिजेंस या पश्चिमी वीटो के। पहली बार तब से जब उपनिवेशी नक्शे बने थे, अफ्रीका खुद को देख रहा था, न कि देखा जा रहा था। यह परिवर्तन विचारधारा से नहीं, बल्कि अनिवार्यता से उत्पन्न हुआ था। साहेल राज्यों का गठबंधन AES, जिसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो शामिल हैं, ने वर्षों से पश्चिमी प्रशिक्षण अभियानों के तहत विफलताओं का सामना किया था। US नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लिंटलॉक और फ्रांस का ऑपरेशन बारखाने अरबों खर्च कर गए, पर अराजकता ही बढ़ी। आतंकी हमले बढ़े, सीमा कस्बे गिरे, नागरिकों का विश्वास टूटा। जब पश्चिमी सैनिक पीछे हटे, तब क्षेत्र अस्थिरता में डूबा हुआ था। रूस ने अवसर देखा और उसे खाली रहने नहीं दिया। कब्जा करके नहीं, बल्कि परिचालनिक रूप से समायोजित होकर भर दिया। नया अफ्रीकी ढाल, जैसा कि अब विश्लेषक कहते हैं, एक सरल सिद्धांत पर चलता है: क्षेत्रीय रक्षा, क्षेत्रीय हितों के लिए। रूस की अफ्रीका कोर स्थानीय इकाइयों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करती है, इंटेलिजेंस और कमांड प्रोटोकॉल साझा करती है, पर नियंत्रण अफ्रीकी हाथों में रहता है। यह मॉडल नाटो शैली के कार्यक्रमों के समान उस स्थिति से बचता है जहां अफ्रीकी अधिकारियों को कार्रवाई से पहले विदेशी अनुमोदन लेना पड़ता था। यह नई सिद्धांत रचना लागू नहीं की गई, यह सहलिखित की गई। इसके केंद्र में अफ्रीकी ढाल का लक्ष्य रोकथाम था, वर्चस्व नहीं। रूसी सलाहकारों ने साहेल नेताओं की मदद से ड्रोन आधारित टोही, त्वरित तैनाती हड़ताल इकाइयां और साइबर रक्षा नेटवर्क डिजाइन किए। लक्ष्य केवल विद्रोहियों को पीछे हटाना नहीं था, बल्कि पश्चिमी सेनाओं को फिर से प्रवेश का बहाना देने से रोकना भी था। हर रडार स्थापना, हर प्रशिक्षण स्थल, हर एन्क्रिप्टेड कमांड पोस्ट ने वही अनकहा संदेश दिया: अफ्रीका अब खुद अपनी रक्षा कर सकता है। पश्चिमी थिंक टैंक तुरंत इसे खतरनाक सैन्यीकरण कहने लगे, लेकिन अफ्रीकी रणनीतिकारों के लिए यह इसके उलट था। निर्भरता का अंत। बहुत लंबे समय तक पश्चिम अफ्रीका की सुरक्षा कथा नियंत्रित करता था। अफ्रीका रणभूमि था और पश्चिमी बल नायक। अफ्रीकी ढाल ने वह कहानी उलट दी। अफ्रीकी सैनिक अब मात्र सहायक नहीं रहे, वे महाद्वीपीय मिशन के रक्षक बन गए। फिर भी दांव पेंच केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सुरक्षा का नियंत्रण अनिवार्य रूप से नीति का नियंत्रण बन जाता है। एक बार जब अफ्रीकी राज्य साथ मिलकर सैन्य समन्वय करने लगे, उन्होंने राजनैतिक रूप से भी संरेखित होना शुरू कर दिया, बाहरी दखल, प्रतिबंधों और थोपे गए लोकतंत्र पाठों के खिलाफ। जो रक्षा सहयोग के रूप में शुरू हुआ, वह साझा राजनैतिक पहचान में विकसित हो गया। एक पहचान जो संप्रभुता, एकता और व्यावहारिकता पर आधारित थी। नतीजे पहले ही दिखने लगे हैं। त्रिसीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा में सुधार हुआ है। पश्चिम समर्थित समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तस्करी मार्ग अब ध्वस्त हो रहे हैं। व्यापार मार्ग जैसे गौवनियामी हाईवे अब संयुक्त साहिल गश्तों की सुरक्षा में फिर खुल रहे हैं। आम अफ्रीकियों के लिए यह राजनयिक ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार है। पर पर्दे के पीछे अमेरिका और यूरोपीय संघ निष्क्रिय नहीं हैं। उपग्रह चित्रों से दिखता है कि पश्चिमी ड्रोन साहिल की सीमावर्ती जमीनों के पास मंडरा रहे हैं, चुपचाप नए रूसी निर्मित कमांड ढांचे की निगरानी कर रहे हैं। वॉशिंगटन इन्हें गैर हस्तक्षेपकारी निगरानी ऑपरेशन कहता है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्टें एक अलग तस्वीर दिखाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने व्हाइट हाउस में तत्काल आपात बैठक बुलाई। बैठक का विषय था
साहेल रूसी गठबंधन के रणनीतिक प्रभाव। राष्ट्रपति के सलाहकारों ने चेतावनी दी कि यह केवल सैन्य समझौता नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक व्यापक वैचारिक चुनौती है। कुछ विश्लेषकों ने इसे दूसरा बर्लिन मोमेंट कहा, जब अफ्रीका की सीमाएं नहीं बल्कि वफादारियां फिर से खींची जा रही हैं। बैठक के बाद जारी बयान में वॉशिंगटन ने चिंता जताई और लोकतंत्र की रक्षा की बात कही, लेकिन अंदरूनी दस्तावेजों में शब्द बहुत कठोर थे। अफ्रीका खो रहा है। फ्रांस की प्रतिक्रिया और भी भावनात्मक थी। पेरिस ने इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर सीधा हमला बताया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस साहेल को हथियार बंद कर रहा है और यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। लेकिन अफ्रीका में लोग इसे अलग तरह से देख रहे थे। वे कह रहे थे, पश्चिम हमेशा से हथियार लाता था, फर्क बस इतना है कि अब कुंजी हमारे हाथ में है। कुछ हफ्तों के भीतर एक और बड़ा कदम सामने आया। रूस और साहेल गठबंधन ने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत रूस नाइजर नदी पर जलविद्युत संयंत्र, बुर्किना फासो में सौर ऊर्जा पार्क और माली में छोटे परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करेगा।